पिछला टॉपिक था ना, उससे रिलेटेड उस पार्ट के अंदर जो भी बाकी रह गया उसको अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं व्यष्टि और समष्टि में अंतर की विवेचना का वर्णन करूंगा और आर्थिक विश्लेषण की विधियों के अंतर्गत क्या क्या आता है उसका अपन विस्तृत वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में अपन ने और पिछले वीडियो में अपन ने क्या क्या अध्ययन किया था उसका अपन रिवीजन करते हैं। अर्थशास्त्र का परिचय क्या होता है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार का अध्ययन किया था। और उसके बाद में अगला टॉपिक था उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या है और उत्पादन संभावना वक्र में विशेषता, परिभाषा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और कहां उत्पादन किया जाए, उसका अध्ययन किया था। आज अपन टॉपिक में व्यष्टि और समष्टि में अंतर और आर्थिक विश्लेषण की विधियों का अपन अध्ययन करेंगे। पहले मैं व्यष्टि की परिभाषा बताऊंगा और समष्टि की परिभाषा बताऊंगा। व्यष्टि के अंतर्गत क्या होता है, किसी एक व्यक्तिगत इकाई का समग्र अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि पूरे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन करते हैं उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इस टॉपिक में छोटे क्वेश्चन के अंदर तुरंत टॉपिक उठता है, एक एक प्रश्न या फिर अलग अलग क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है और कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं रहता है, किताब से सीधा ही उठता है। पहला है इसके अंदर व्यष्टि और समष्टि, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, व्यष्टि और समष्टि में अंतर। व्यष्टि अध्ययन की इकाई, पहला है अध्ययन की इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है, एक व्यक्तिगत इकाई का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है, केवल और केवल एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। समष्टि के अंदर अध्ययन किसका किया जाता है, एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। ध्यान में, नोटिस में और याद रखना, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब है भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो आर्थिक क्रिया करते हैं वह उस देश की क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। हो गया, पहला है एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, दूसरा क्या है, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था। व्यष्टि और समष्टि। प्रकार में केवल और केवल इसमें आंशिक संतुलन होता है और इसमें होता है सामान्य संतुलन। इसमें क्या होता है, व्यष्टि में आंशिक है और समष्टि में क्या होता है, सामान्य संतुलन। अब ये अध्ययन की इकाई हो गया, प्रकार हो गया। अब अपन कर रहे हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है बचत, इसमें क्या होती है, लाभकारी, और इसमें बचत क्या होती है, अलाभकारी। व्यक्तिगत यानी मैं पर्सनली, मेरे लिए सेविंग क्या होगी, लाभकारी होगी। और पूरे देश के अंदर यदि गवर्नमेंट ऐसा सोचे अपन बचत करें तो वह उसके लिए अलाभकारी होती है। गवर्नमेंट का मेन मैनिफेस्टो उद्देश्य क्या होता है, जनता के लिए और जनता का विकास करना होता है, तो उसमें वो सेविंग का नहीं कर सकती है। व्यक्तिगत के अंदर बचत क्या होती है, लाभकारी होती है। अब मान्यता का अध्ययन करेंगे। मान्यता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता यानी फुल कंपटीशन रहता है व्यक्तिगत के अंदर। इसका भी अलग अलग पूरा टॉपिक है 12th क्लास के अंदर। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकारात्मक बाजार क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है, पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। पाठ नंबर है 13 या 14। और व्यष्टि के अंतर्गत सरकार का बिल्कुल भी दखल नहीं दिया जाता है। कारण मैं कितना कमाता हूं, क्या करता हूं, कैसे जीवन यापन करता हूं, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। और इसके अंतर्गत देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी समष्टि के अंतर्गत संसाधनों का वितरण पहले से ही निर्धारित किया जाता है। यानी गवर्नमेंट जितने भी योजनाएं लाती है उनका निर्धारण उसको पहले करना पड़ता है। जैसे कि उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है, मनरेगा योजना है, तो उसका उत्पादन का वितरण गवर्नमेंट को पहले सोच के उसके अकॉर्डिंग निरूपण करना पड़ता है। और उपकरण के अंतर्गत आ जाते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है, कीमत का उपकरण होना चाहिए। इसके अंतर्गत उपकरण केवल और केवल राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग ही होता है।
आज व्यक्तिगत है वह पैसे को प्रधान मानता है। गवर्नमेंट किसको प्रधान मानती है? अपने देश की राष्ट्रीय आय। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तो देश विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर होगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या रहता है? राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। और व्यक्तिगत के अंदर उसका उद्देश्य क्या रहता है? कीमत को और अधिक यूज लेना। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि का कंप्लीट हो गया है, व्यष्टि की परिभाषा भी कंप्लीट हो गई है, व्यष्टि का अंतर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। शॉर्ट में बताऊंगा, अगले वीडियो के अंदर इसका पूरा विस्तृत अपन वर्णन करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में सर्वप्रथम कौन से अर्थशास्त्री ने प्रदर्शन किया था? मेरे साथ में रिवीजन करना बार बार। जॉन नेविल किन्स ने। जॉन नेविल किन्स ने अर्थशास्त्र की और प्रकृति और क्षेत्र के बारे में सर्वप्रथम बताने का प्रयास किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि और अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1933 के अंदर रेगनर फ्रिश ने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताने का प्रयास किया था। इसमें इसको इंग्लिश में MICRO माइक्रो एंड मैक्रो के रूप में भी परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूं। अगला वीडियो आएगा तो इसका पूरा अपन वर्णन करेंगे और याद करेंगे। अब अपना अगला टॉपिक है आर्थिक विश्लेषण की विधियां। ये पहले पार्ट के अंदर ही चल रहा है। जितने भी वीडियो आएंगे ये 3-4 ये पहले पार्ट के अंदर होगा, और हर वीडियो के अंदर मैं एक एक टॉपिक को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं और इसको रिवीजन करना। पिछले वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र के बारे में भैयाओं ने पूछा था कि सर वो डायग्राम मेरे को सही से समझाओ, तो उसका अगला वीडियो में सही तरीके से आपको समझा दूंगा कि क्या है। आर्थिक विश्लेषण की विधियों को 3 प्रकार से बांटा है। पहला है निर्भरता के आधार पर, दूसरा है समय तत्व के आधार पर, तीसरा है उपकरण और दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर और उपकरण व दिशा के आधार। एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है कि आर्थिक विश्लेषण की विधियों को कितने प्रकार से बांटा गया, निर्भरता के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन, इसकी परिभाषाएं आपको समग्र पूरी याद होनी चाहिए। निर्भरता के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंशिक, दूसरा है सामान्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समय तत्व के आधार पर। इसमें एक क्वेश्चन तो 100% परीक्षा में आता है। इसको 3 प्रकार से भागा गया है, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावेगिक। ये तीनों प्रकार से व्यष्टि और समष्टि के प्रकार के अंतर्गत भी आते हैं कि स्थैतिक प्रावेगिक क्या है, तुलनात्मक क्या है और प्रावेगिक क्या है। इसको डायनामिक, कंपैरेटिव और स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अब है उपकरण व दिशा के आधार पर। पिछले 2018 और 2019 में निगमन और आगमन के अंदर दोनों क्वेश्चन आया हुआ है कि निगमन क्या होती है और आगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि के अंतर्गत अपन उपकरण तर्क के आधार पर ले सकते हैं और इसके अंतर्गत दिशा क्या होती है, सामान्य से विशेष की ओर। फर्क इतना ही है, उपकरण क्या है, तर्क के आधार पर, और दिशा क्या होती है, सामान्य से विशेष की ओर। आगमन विधि के अंदर तथ्यों और समंकों का अध्ययन किया जाता है। आगमन विधि के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तथ्यों और समंकों का। और दिशा क्या आती है, उसमें सामान्य से विशेष की ओर होती है और इसमें क्या होती है, विशेष से सामान्य की ओर दिशा प्रदर्शित की जाती है। व्यष्टि और समष्टि का अंतर कंप्लीट हो गया है, आर्थिक विश्लेषण की विधियां कंप्लीट हो गई है और अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रकार बता दिया है, क्षेत्र बता दिया है। और अपन एक भैयाओं ने रिक्वेस्ट के लिए पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र को दोबारा से बताओ सर, तो उसका मैं अगला वीडियो आपको बना के भेजूंगा और उसको समझ लेना डायग्राम से कैसे उत्पादन किया जाता है, किन के लिए उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।